दोस्तों जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, कल हमने जो पोएम पढ़ी थी ना, टू द पीपल्स ऑफ हिंदू कॉलेज, हेनरी लुइस विवियन टेरोजियो, उसकी पोएम का आज क्रिटिकल एप्रिसिएशन करते हैं। ठीक है, मैं कुछ नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, आपके गाइडेंस के लिए। आप इनकी हेल्प से एक बेटर आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, अपनी तरफ से चीजें में ऐड कर सकते हैं आप लोग, इन्हीं पॉइंट्स को आप और बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे। पोइट का इंट्रोडक्शन, हेनरी एल डेरोजियो फर्स्ट नेशनल पोइट थे इंडिया के, जो इंग्लिश में जिन्होंने लिखना स्टार्ट किया। उनको फर्स्ट पोइट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, जो इंग्लिश में लिखना स्टार्ट किया। देखो, पहले नेशनल पोइट ही बोलते हैं, फर्स्ट पोइट जिन्होंने इंग्लिश में लिखना स्टार्ट किया इंडिया के। तो ये दोनों कहा जाता है इनको। इनकी पेट्रियोटिक पोएम्स, जो देशभक्ति वाली पोएम्स हैं, वो काफी ज्यादा पॉपुलर रही। और इनकी जो पोएम है, खासतौर पर जो सिलेबस में हमारे जो हम पढ़ रहे हैं, टू द पीपल्स ऑफ हिंदू कॉलेज, है ना, ये एक्चुअल में पहली बार 1907 पब्लिश हुई थी, बल्कि इनकी डेथ 1831 में हो गई थी ना। तो काफी दिनों बाद पब्लिश हुई थी। एक पोइटिकल कलेक्शन निकला था, द पोइटिकल वर्क्स ऑफ हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, जो बीबी शाह ने निकाला था 1907 में। तो इस कलेक्शन में पहली बार आई थी ये पोएम। ठीक है, ये पोएम में एक्चुअल में देखा जाए तो एक पोएम एड्रेस के रूप में है, कि वो अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहे हैं, जो कॉलेज में पढ़ाते थे। ये बहुत ही कम उम्र में ही, 17 साल की उम्र में कॉलेज में पढ़ाने लग गए थे। हिंदू कॉलेज, जो कि कोलकाता की है ना, उसमें। तो वहां वो बच्चों को एड्रेस करते हुए ये पोएम सुनाते हैं। एक तरह से मतलब उनको एड्रेस है, एक तरह से उनको संबोधित की गई ये पोएम। ठीक है, तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। फिर हम सेंट्रल आइडिया पाते हैं कि पोइट अपने मतलब स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हुए अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं। क्या मैसेज दे रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि देखो, अब आप काफी मेच्योर होते जा रहे हो एक बात को समझने के लिए, कि सोसाइटी में अब बदलाव आ रहे हैं, है ना। और आपके ऊपर से अब वो इग्नोरेंस और सुपरस्टिशन का जो असर था, जादू था, वो भी खत्म होता जा रहा है, वो भी कमजोर हो रहा है। और आप अब फ्यूचर की तरफ एक लंबी उड़ान भरने के लिए रेडी हो रहे हो, है ना। तो ये बेसिकली वो अपने बच्चों को मैसेज दे रहे हैं कि मैं देख सकता हूं कि अब आप में क्या बदलाव आ रहे हैं, आपके ऊपर वो असर भी कम हो रहा है, नई जनरेशन के हो, आपके ऊपर सुपरस्टिशन और इग्नोरेंस का असर भी कम हो रहा है, क्योंकि आप थोड़ी लिबरल सोच के हो, कह सकते हो। आप लोग इक्वालिटी को प्रेफर करते हो, आप फ्रीडम को प्रेफर करते हो, आप लोगों को नया ज्ञान भी मिल रहा है, आप नए नए बदलाव देख रहे हो सोसाइटी में, वो बदलावों का असर आपके ऊपर हो रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए मैं समझ रहा हूँ कि आप फ्यूचर के लिए बहुत बढ़िया होंगे, इंडिया के फ्यूचर के लिए, और वो उनका और खुद के फ्यूचर के लिए भी, और उनके फ्यूचर की वो स्पेकुलेशन करते हैं, मतलब एक तरह से उसका अंदाजा लगाते हुए बोलते हैं कि मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि मेरे स्टूडेंट्स भविष्य में अच्छा करेंगे, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि आप लोग अच्छा जरूर करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपके अंदर वो बोल सकते हैं चेंजेस नोटिस कर सकता हूँ। वो आज की सोसाइटी में जो बहुत सी नई नई चीजें हो रही है, उन चीजों का असर आपके ऊपर जिस तरीके से हो रहा है, मैं उन चेंजेस को नोटिस कर सकता हूँ, और उन चेंजेस की वजह से आप फ्यूचर में डेफिनेटली अच्छा करेंगे, और मुझे इस बात पे बड़ा प्राउड फील होता है। तो ये सेंट्रल आइडिया है पोएम का, है ना। पोएम में कई बहुत ही स्ट्रॉन्ग थीम है, जैसे कि एक तो है कि भाई अर्ली 19th सेंचुरी में जो बदलाव हो रहे थे ना, उसके ऊपर पोएम है ये। एक्चुअल में अर्ली 19th सेंचुरी का मतलब है 1800 टू 1850 के बीच के बाद बोल रहा हूँ, है ना। तो उसी दौरान हेनरी डेरोजियो का जीवन था। और इसी दौरान एक्चुअल में देखो कि अंग्रेजों का टाइम था, उस वक्त अंग्रेज हमारे देश पे राज कर रखे थे ना। और वो नई शिक्षा पद्धति ला रहे थे, वेस्ट वाली। ठीक है, वेस्ट वाली शिक्षा पद्धति एक चीज में ठीक थी कि वो साइंटिफिक थी, है ना। मतलब वो एक तरीके से बोल सकते हो आप, साइंस को प्रेफरेंस देते थे। तो ठीक है, वो हमारे यहाँ सुपरस्टिशन को और इग्नोरेंस को तोड़ने के लिए ठीक था। तो उस वे में देखा जाए तो वो एजुकेशन बढ़िया थी। तो उस तरीके से उस चीज को, क्योंकि वो एक तरह से वेस्टर्न एजुकेशन के फेवर में थे डेरोजियो, ठीक है। तो वो उस बात को ध्यान में रखते हुए मतलब देखा जाए तो ये पोएम लिखी गई कि उस वक्त सोसाइटी में क्या बदलाव हो रहे हैं, एजुकेशन नया नया एजुकेशन सिस्टम आ रहा है, नई नॉलेज दी जाएगी बच्चों को, है ना। और सोसाइटी में ऑलरेडी कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे राजा राम मोहन रॉय की मैंने एग्जांपल दिया था पोएम पढ़ाते वक्त, उनकी ब्रह्म समाज आई थी, और भी कई संस्थाएं थी जो समाज में की कुरीतियों, समाज की जो इविल्स हैं, बुराइयां हैं, उनको खत्म करने की तरफ ध्यान दे रही थी। तो ये सब बदलावों को देखते हुए, ये सब अर्ली सोसाइटी में उस वक्त मतलब 19th सेंचुरी में ये चेंजेस आ रहे थे। तो पोएम इसी के ऊपर सेंट्रलाइज्ड है, इसी पर केंद्रित है। एक तो ये चीज है। फिर दूसरी, भाई इंडिया का जो फ्यूचर था ना, उसके बारे में बड़े ही मतलब उनके अंदर आशावादी थे, मतलब ऑप्टिमिज्म थी उनके पास, आशान्वित थे वो एक तरीके से। ही वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द इंडियाज फ्यूचर, इंडिया के फ्यूचर के बारे में काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे। कि भाई देखो, फ्यूचर इंडिया का बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है मुझे। कैसे? क्योंकि वो बच्चों को जब एड्रेस करते हैं तो वो समझते हैं एक बात को, कि जो नई जनरेशन है ना, एक तो ये ओल्ड सुपरस्टिशन से बहुत कम प्रभावित है, ये इतनी प्रभावित नहीं है, साथ में इसको नई नॉलेज भी मिल रही है, और नई नॉलेज अज्ञानता को दूर कर रही है, इग्नोरेंस को दूर कर रही है। इसलिए
इंडिया का एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर आगे होने वाला है, क्योंकि ये जनरेशन आगे देखा जाए तो इंडिया की सोसाइटी को आगे लेके जाएगी, उसको ज़्यादा साइंटिफिक बनाएगी, ओपन बनाएगी, लिबरल बनाएगी। साथ में ये ब्रिटिशर्स का जो रूल है ना, उसको भी खत्म यही सोसाइटी, मतलब यही लोग करेंगे फ्यूचर में जाके। तो इस बारे में बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे इस चीज़ को लेके। साथ में लिबर्टी एंड फ्रीडम, देखो क्योंकि ये जो पीरियड था ना, ये रोमांटिक एज का पीरियड था, और जो ये अपने, क्योंकि वेस्टर्न लिटरेचर स्पेशली बोल सकते हो आप, इंग्लैंड की जो लिटरेचर है, इंग्लैंड का जो लिटरेरी हिस्ट्री है, उसमें अगर हम जाएं तो 1798 से लेके 1837 तक ये जो पीरियड था ना, इसको रोमांटिक एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोमांटिक एज। तो ये रोमांटिक एज का जो पीरियड था ना, इसमें दो बहुत खास चीजें थी। देखो, अगर आप किसी को बताओ, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 के बाद में एक तरीके से फ्रांस में जो क्रांति आई, उसका असर यूरोप में जगह जगह हुआ, इंग्लैंड में भी हुआ, है ना। और उस फ्रांस की क्रांति से लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, तीन चीजें बाहर निकल के आई। आजादी की बात, सब भाईचारे की बात, सभी समानता वाली बात, सभी को समान माना जाए, सभी भाईचारा हो, सभी आजादी मिले, तो ये तीन चीज निकल के आई, तो ये चीज भारत तक भी पहुंच रही थी उसका असर, है ना। तो एक्चुअल में ये पढ़ते थे कौन? डेरोजियो पढ़ते थे उस वक्त रोमांटिक एज के पोइट्स को, जैसे जॉन कीट्स हो गया, है ना, मैंने पिछली बार ही बताया था, कीट्स हो गया, या फिर शैली हो गया, या फिर बोल सकते हैं बायरन हो गया, इनको ही पढ़ते थे, इनकी पोएम पढ़ते थे। तो रोमांटिक एज की पोइट्री में आपको फ्रीडम, लिबर्टी, ये चीजें नजर आएंगी, है ना। क्या नजर आएंगी? फ्रीडम, लिबर्टी वगैरह ये सब चीजें नजर आएंगी रोमांटिक एज की पोइट्री में। साथ में आपको नजर आएगा एक तरीके से उसमें नेचर की चीजें भी, वो आप बाद में बात करेंगे, फिलहाल तो हम इस पॉइंट पे आते हैं कि लिबर्टी और फ्रीडम नजर आएगी। तो उसी लिबर्टी और फ्रीडम से वो इन्फ्लुएंस थे, उनकी पोइट्री पढ़ के उनके ऊपर असर था इस चीज का। तो वो चीजें एक्चुअल में देखा जाए तो अपनी पोइट्री में भी उनकी शो हो रही है, कि वो जो बात कर रहे हैं ना, कि आपका दिमाग फ्री हो जाएगा उन ओल्ड एज कस्टम से, उन सुपरस्टिशन से, वो लिबर्टी की बात कर रहे हैं। और एक तरीके से फ्यूचर में आप ब्रिटिश रूल को भी खत्म कर पाएंगे। बेसिकली जब सोसाइटी में आप आगे बढ़ेंगे, आप एक नई, एक तरह से जागरूकता लाएंगे सोसाइटी में, तो फ्यूचर में हमारी सोसाइटी बहुत आगे जाएगी, बेसिकली हमारा कंट्री बहुत आगे जाएगा, और हम एक बेटर वर्ल्ड की डेवलप, मतलब बेटर कंट्री और बेटर वर्ल्ड का निर्माण कर पाएंगे। तो वो उसी लिबर्टी और फ्रीडम की बात कर रही है, कि आपका दिमाग सबसे पहले फ्री होना चाहिए, है ना। क्या फ्री होना चाहिए? माइंड। तो पहले माइंड को फ्री करने की बात कर रहे हैं, और उन्होंने अपने बोला है कि बच्चों से बोला है कि मुझे आपका माइंड फ्री होते हुए नजर भी आ रहा है, कि आप पे इन चीजों का कम असर है, आपको नया ज्ञान मिल रहा है, आप एक नए समाज में पैदा हुए हो, ठीक है। इसलिए उनकी पोएम में लिबर्टी और फ्रीडम भी नजर आता है, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग थीम है। ठीक है बच्चों, तीन थीम हो गई। फिगर ऑफ स्पीच देखो, सिमिली। सिमिली पहली लाइन में देखा जाए ना, तो उन्होंने कंपेयर किया है पेटल्स को, फूलों की जो पंखुड़ियां होती है ना, पेटल्स को कंपेयर किया गया है माइंड से, कि तुम्हारा माइंड अब खिल रहा है, ओपन हो रहा है, जिस तरीके से फूलों की पंखुड़ियां खिलती हैं, उसी तरीके से। एक तो सिमिली ये हो गया। फिर एक फिफ्थ लाइन में भी एक सिमिली है इंटेलेक्चुअल पावर्स के ऊपर, कि भाई जो तुम्हारी बौद्धिक शक्तियां है ना, वो कंपेयर की गई हैं यंग बर्ड से, कि अब तुम्हारी बौद्धिक शक्तियां जो पुरानी रीति रिवाज है उनको तोड़ के उड़ने को तैयार हैं। जिस तरीके से नए नए यंग बर्ड्स होते हैं ना, वो पहली बार उड़ने को तैयार होते हैं गर्मियों के मंथ में, सर्दियों में से मतलब जाग के, जो गर्मियों के मंथ में अपनी लंबी फ्लाइट लेने को, लंबी उड़ान भरने को तैयार होते हैं, उसी तरीके से तुम्हारा दिमाग भी अब उड़ने को तैयार है, मतलब अब ओपन वर्ल्ड में अपने कार्य करने को तैयार है। तुम्हारे दिमाग पे अब कोई जकड़न या कोई बंदिश नहीं होगी, तुम्हारा दिमाग फ्री हो जाएगा। तो ये सिमिली है भी एक, कि माइंड को कंपेयर, इंटेलेक्चुअल पावर्स को, माइंड की इंटेलेक्चुअल पावर्स को कंपेयर किया गया है यंग बर्ड्स की फ्लाइट से। ठीक है, ये सिमिली होगी। मेटाफर, मेटाफर में कंपैरिजन होता है, पर कंपैरिजन छुपा हुआ होता है। जैसे कि उसने उन जवान बच्चों, स्टूडेंट्स को बोला यंग फ्लावर। क्या बोला? यंग फ्लावर। ऐसे नहीं बोला लाइक यंग फ्लावर, उन्होंने सीधा ये बोला है कि यंग फ्लावर। बेसिकली यंग फ्लावर किसको बोल रहा है? वो बच्चों को बोल रहा है, जवान फूल बच्चों को बोल रहा है, ये एक मेटाफर है, ठीक है। प्लस स्पेल, वो जादू टोना, किसका? सुपरस्टिशन का, इग्नोरेंस का स्पेल। वो स्पेल जो है ना, वो एक्चुअल में क्या है? वो भी एक सुपरस्टिशन, वो भी एक मेटाफर है, सॉरी। तो मेटाफर कैसे है? वो ऐसे है कि देखो, स्पेल, जादू टोना किस चीज का, मतलब वो स्पेल शब्द इस्तेमाल किया, जादू, वो जादू कोई ऐसा जादू टोना थोड़ी ना है कि कोई किसी जादूगर ने आके जादू टोना कर दिया है। वो स्पेल है इफेक्ट, वो क्या? असर है। असर किस चीज का? सुपरस्टिशन और इग्नोरेंस का। तो वो जो कि सुपरस्टिशन और इग्नोरेंस का जो असर है, वो बिल्कुल जादू टोने के समान ही है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था, और हम उसके असर में इस तरीके से थे कि हम अपनी सोचने समझने की शक्ति खो दे रहे थे। ठीक है, तो उसी चीज को बोल रहा है वो स्पेल। और स्पेल उसने, ये मेटाफर है क्योंकि वो कंपैरिजन किया है उसने, स्पेल जादू टोने को कंपेयर किया है सुपरस्टिशन और इग्नोरेंस की शक्तियों से, यानी सुपरस्टिशन और इग्नोरेंस का जो असर है ना, उसको कंपेयर किया है स्पेल से, यानी जादू टोने से। इसलिए ये क्या है? ये एक मेटाफर है, परंतु कंपैरिजन छुप गया है। उसने इस तरह से कंपेयर नहीं किया कि स्पेल लाइक सुपरस्टिशन एंड इग्नोरेंस, ऐसे नहीं बोला। अगर वो ऐसे बोलता ना, स्पेल लाइक सुपरस्टिशन एंड इग्नोरेंस, ऐसे बोलता, मान लो शॉर्ट में लिख दिया मैंने ना,
तब तो समझ में आता है इससे मिली है कि स्पेल कैसा है, सुपरस्टिशन और इग्नोरेंस जैसा है, परंतु उसने सीधा ही सुपरस्टिशन और इग्नोरेंस को ही स्पेल बोल दिया है। तो उसने क्या बोल दिया, इनको ही स्पेल बोल दिया है। इसलिए तुलना तो हो ही रही है दोनों की, परंतु तुलना छुप गई है। ये मेटाफर हो गया। सिबिलेंस, चलो सिबिलेंस बताते हैं। फिगर ऑफ स्पीच एक देखो, अपनी पोएम ओपन कर लेते हैं हम लोग, है ना। सिबिलेंस ये होता है सिबिलेंस, जैसे ये लाइन अपनी, एंड द स्वीट लूजनिंग ऑफ द स्पेल दैट बाइंड्स। सिबिलेंस में क्या होता है, हिसिंग की साउंड आती है। किसकी साउंड आती है, हिसिंग। हिसिंग मतलब समझ पा रहे हो, से एस एस या से एक साउंड निकलती है, ये वाली। तो देखो स्वीट, स्वीट, लूजनिंग, लूज, स्पेल, स्पेल, बाइंड्स। तो एक्चुअल में स्वीट लूजनिंग स्पेल, ये हिसिंग की साउंड आ रही है एस की वजह से, इसको सिबिलेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग सिबिलेंस। समझ गए होंगे, ठीक है। ये हो गया एनाफोरा। एनाफोरा में क्या होता है, एक पर्टिकुलर वर्ड का रिपीटेशन होता है बेसिकली स्टार्टिंग में, लाइंस के स्टार्टिंग में। जैसे देखो, ऑफ सर्कमस्टेंसेज एंड फ्रेशनिंग अप्रैल शावर्स, ऑफ अर्ली नॉलेज एंड अननंबर्ड काइंड, ठीक है, ऑफ न्यू परसेप्शंस शेड देयर इन्फ्लुएंस, है ना। तो ऑफ ऑफ ऑफ, 3 बार ऑफ से लाइन स्टार्ट हुई है, ठीक है। और ये एक तरीके से जोड़ देने का काम कर रहा है कि विंड्स किसकी है, ऑफ सर्कमस्टेंसेस की, फ्रेशनिंग अप्रैल सवर किसकी है, ऑफ अर्ली नॉलेज की, अननंबर्ड काइंड्स किसके हैं, नए परसेप्शन के। तो जोर देने की कोशिश की जा रही है कि जो नए बदलाव आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं। तो ये जो है ना फिगर ऑफ स्पीच, कौन सी वाली, ये अपने एनाफोरा। एनाफोरा में क्या होता है, कोई एक वर्ड है जैसे इसमें ऑफ है, वो लाइन के स्टार्टिंग में बार बार आता है, रिपीटिशन हो रहा है, और वो जोड़ देने के लिए होता है इस्तेमाल किसी चीज पे। यहाँ पे जोड़ दिया जा रहा है एक तरीके से चेंजेस के ऊपर, सोसाइटी में जो बदलाव आ रहे हैं उनको, उनके ऊपर जोड़ दिया जा रहा है इस तरह की लाइनें लिख के, ये ऑफ का बार बार इस्तेमाल करके, ठीक है। ये है एनाफोरा। एनियमेंट बहुत ही कॉमन फिगर ऑफ स्पीच है। क्या होता है कि एनियमेंट में आपको मिलेगा कि भाई, जैसे ये पोएम की एक लाइन है, ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ, एक बेटर लाइन देखो, जैसे कि हाँ ये वाली थर्ड लाइन देख लो, एंड द स्वीट लूजनिंग ऑफ द स्पेल दैट बाइंड्स। अब पोएम की लाइन तो यहाँ पूरी हो गई, परंतु सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ। एनियमेंट यही होता है, ऐसी फिगर ऑफ स्पीच जिसमें पोएम की लाइन तो पूरी हो जाए, परंतु सेंटेंस अगली लाइन में जारी रहे। जैसे एंड द स्वीट लूजनिंग ऑफ द स्पेल दैट बाइंड्स योर इंटेलेक्चुअल एनर्जीज इज पावर, अगली लाइन में कंटिन्यू है सेंटेंस, वाक्य पूरा नहीं हुआ यहाँ पे वाक्य पूरा नहीं हुआ बाइंड के साथ में, वाक्य आगे भी कंटिन्यू है अगली लाइन में भी। इसे बोलते हैं एनियमेंट। इसमें जो एनियमेंट में जे है ना साइलेंट है, ठीक है, इसको एनियमेंट पढ़ते हैं, एंजमेंट नहीं पढ़ते, ठीक है। तो ये हो गया अपना फिगर ऑफ स्पीच। अब आगे आते हैं, देखो अ टीचर्स ड्रीम, डेरोजियो ने एक टीचर के सपने को या एक टीचर की सेटिस्फेक्शन को शो किया है, स्पेशली पोएम की लास्ट की 2 लाइन में। एक टीचर का ड्रीम क्या होता है, एक टीचर का सपना क्या होता है, वो ये होता है कि उसके स्टूडेंट्स अच्छा करे लाइफ में। एक टीचर हमेशा ये चाहेगा ना कि वो सक्सेसफुल हो। जैसे मैं एज ए टीचर ये चाहूंगा कि मेरे बच्चे जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस देखते हैं या मेरी क्लास में आके पढ़ते हैं, मैं वो चाहूंगा कि वो हमेशा लाइफ में सक्सेसफुल रहे, वो अच्छा कुछ करें, वो मतलब मैं जो भी ज्ञान उनको दे पा रहा हूँ उस ज्ञान को सही ढंग से एक्सेप्ट करें, ग्रहण करें और लाइफ में कुछ अच्छा करें, सक्सेसफुल हो, जॉब करें या जो भी काम करें वो लाइफ में सक्सेसफुल हो। तो मुझे बहुत प्राउड फील होगा कि मेरे बच्चे मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो वही टीचर का एक ड्रीम, वो डेरोजियो भी खुद एक टीचर थे, बहुत बढ़िया टीचर थे, वो हिंदू कॉलेज में टीचर थे। तो वो उनका ये सपना था कि उनके जो बच्चे हैं वो भविष्य में कुछ अच्छा करें। तो वो शो भी करते हैं, लास्ट की 2 लाइन है ना, वीविंग्स द चैपलेट यू हैव येट टू गेन, कि भविष्य में जो तुम्हें मालाएं पहनाई जाने वाली होंगी, अभी पहनाई जाएंगी, तुम प्राप्त करोगे उन मालाओं को। मालाओं का मतलब यहाँ पर एक तरह से बेसिकली वो सक्सेस के लिए। अच्छा मैं ये मेंशन करना भूल गया, ये भी एक चैपलेट जो है ना वो भी एक तरह से मेटाफर ही हो गया, ठीक है, ये तो आप अपनी तरफ से जोड़ लेना, है ना। तो क्या हुआ कि तुम्हें भविष्य में जो मालाएं पहनाई जाएंगी ना, यानी तुम्हें जो सक्सेस मिलेगी, उनको मैं अभी देख सकता हूँ मतलब भविष्य में। एंड देन आई फील आई हैव नॉट लिव्ड इन वेन, और मुझे बड़ा मतलब ये सेटिस्फेक्शन होता है ये महसूस करते हुए कि मेरा जीवन व्यर्थ नहीं गया, मैंने तुम्हें जो सिखाया वो काम आया, क्योंकि तुम वो चीज सीख के लाइफ में कुछ अच्छा कर पाए हो। तो वो इस चीज के लिए ये सेटिस्फेक्शन है उनका, एक टीचर का सेटिस्फेक्शन है, शो हो रहा है लास्ट में, ठीक है, संतुष्टि कि उनके बच्चे भविष्य में जरूर सक्सेसफुल होंगे। अब आगे देखते हैं रोमांटिक एज का असर है। देखो मैंने पहले भी समझाया है, ये सेपरेट पॉइंट में लिखना जरूरी था, क्योंकि डेरोजियो खुद रोमांटिक पोइट से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, और ये उस वक्त लिखी गई पोएम है जब रोमांटिक एज चल रहा था इंग्लैंड में, है ना। ये रोमांटिक एज के दौरान लिखी गई पोएम है। उस वक्त जॉन कीट्स, पीबी शैली, लॉर्ड बायरन ये सब लिख रहे थे, इनकी पोइट्री पढ़ रहे थे इस वक्त डेरोजियो, और उनकी पोइट्री से बड़े इन्फ्लुएंस थे, और रोमांटिक एज का असर उनकी पोइट्री में नजर आया। इसलिए जैसे मैंने बताया ना, पहले बता चुका हूं मैं कि एक तो लिबर्टी की स्ट्रॉन्ग थीम है, लिबर्टी और फ्रीडम की थीम साफ साफ नजर आ रही है पोएम में, है ना, जो कि रोमांटिक एज की थीम थी एक तरीके से। और दूसरी चीज की नेचर की इमेजेस, पोएम में कई जगह नेचर की इमेज इस्तेमाल हुई है, रोमांटिक एज तो नेचर से भरा हुआ था बिल्कुल, है ना।
पोएम में जैसे मतलब नेचर की इमेज कैसे इस्तेमाल हुई है, देखो ऐसे इस्तेमाल हुई है जैसे पता ना, पेटल्स यंग फ्लावर है ना, साथ में देखो आगे, हाँ जैसे यंग बर्ड्स इन सॉफ्ट समर्स, जैसे जवान पक्षी हल्की समर्स में उड़ने की कोशिश करते हैं, या फिर विंड्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस, अप्रैल शावर, है ना। ये सब चीजें क्या शो कर रही हैं, ये सब चीज शो कर रही हैं एक तरीके से जॉय इन रेंज, मतलब ये इमेजेस हैं छोटी छोटी सी, हल्की हल्की जो ये फ्रेजेस इस्तेमाल किए गए हैं ये शो करते हैं रोमांटिक गेज का असर था डेरोजियो पे, वो भी नेचर की इमेजेस, नेचर की फ्रेजेस यूज कर रहे हैं अपनी पोएट्री में। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर और राइम स्कीम। पोएम देखो सोनेट है एक, ये पोएम सोनेट है, कल मैंने पढ़ाया तब बता दिया था, 14 लाइन की पोएम है, सोनेट है। परंतु जैसे कि जैसे शेक्सपियरियन सोनेट होती है मिल्टनिक सोनेट होती है, वैसा कोई खास स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब सोनेट का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है इसमें। शेक्सपियरियन सोनेट में क्या होता था, चार लाइन के 3 तो स्टैंजा होते थे, 3 क्वार्टेन होते थे, और 2 लाइन का एक दुआ होता था, ये होता था, है ना। 14 लाइन, 12 लाइन तो स्टैंजा, मतलब चार की तो ये होगी 12, और प्लस दोहा 2 लाइन का, यानी 14 लाइन के स्तर से ये स्ट्रक्चर होता था। मिल्टनिक सोनेट्स में होता था कि 8 ऑक्टेव और 6 सेस्टेट वाला सिस्टम, हमने ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस पढ़ी है ना। तो एक्चुअल में परंतु ऐसा इसमें कुछ भी नजर नहीं आया, मतलब देखा जाए ना इस पोएम में ना तो ऑक्टेव और सेस्टेट वाला सिस्टम नजर आ रहा है, और ना ही इसमें कोई 4 लाइन के क्वार्टरिन्स नजर आ रहे हैं। हाँ, एक 2 लाइन का दोहा जरूर लास्ट में नजर आता है, परंतु और स्ट्रक्चर उस तरह का नहीं है जैसे सोनेट्स का होता है, पर ये सोनेट है, 14 लाइन की पोएम है, ठीक है। अब देखो इसलिए कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है इसमें, ये बात है। फिर दूसरी बात क्या है, इसमें राइम स्कीम है, हाँ इसमें राइम स्कीम है, परंतु जैसे मैंने बताया, जैसे सोनेट्स में जो राइम स्कीम हुआ करती थी ना, उस तरह की राइम स्कीम नहीं है एग्जैक्ट, थोड़ा बदलाव है। जैसे कि इसमें देखो फ्लावर्स, राइम स्कीम हमेशा लास्ट वर्ड देखें हम लाइन का, फ्लावर्स को हम जैसे ए देंगे और माइंड्स को हम बी देंगे, क्योंकि इनकी तुकबंदी नहीं बैठ रही फ्लावर और माइंड की। बाइंड को हम बी देंगे क्योंकि माइंड और माइंड्स दोनों की तुकबंदी बैठ रही है, तो ये बी हो गया। और पावर्स, फ्लावर्स एंड पावर्स की बैटरीज को ए देंगे, तो ए बी बी ए, ये तो स्टार्टिंग की 4 लाइन हो गया। अब आगे देखो आवर्स, पावर्स और आवर्स एक है, तो इसको भी ए देंगे। विंड्स, विंड्स और बाइंड्स माइंड्स एक है, तो इसको बी देंगे क्योंकि यहाँ बी दिया था हमको ना। शावर, शावर्स आवर्स, ये ए होगा। और काइंड्स और विंड्स इज सिमिलर साउंडिंग मानेंगे हम इसको, तो इसको बी देंगे। तो आगे ए बी हो गया है, यानी पहली 4 लाइन में तो ए बी बी ए, और फिर अगली 4 लाइन में ए बी हो गया है। अब देखो इन्फ्लुएंस अलग ही हो गया सी, ओमनीपोटेंस, इन्फ्लुएंस ओमनीपोटेंस, ये दोनों राइम कर रही है सी सी। अब सी ये अलग है डी, और फ्यूचरिटी सी, फ्यूचरिटी ये राइम कर रही है डी, डी हो गया ये। गेन बिल्कुल डिफरेंट ई, और वेन बिल्कुल डिफरेंट ई। तो आगे क्या है, फिर आगे है सी सी डी डी और ई ई, मतलब ए बी सी सी डी डी ई ई। रैम स्कीम तो है, परंतु आपको याद करनी पड़ेगी, कोई फिक्स इस तरह की रैम स्कीम नहीं है जैसे किसी पास्ट में शेक्सपियर यूज करता था या फिर मिल्टन के स्पेंसर सोनेट्स में इस्तेमाल होती थी, वैसी रैम स्कीम नहीं है, ये अलग है। ठीक है, तो ये अपनी इसकी रैम स्कीम हो गई। तो ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अच्छा, किसी को समझ में नहीं आया तो मैं इसको कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, बाकी ये नोट्स की पीडीएफ फाइल तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करना। ठीक है, तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।